नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस फैसले की जिसमें मदरसों को मिलने वाले अनुदान को खत्म कर दिया गया है। यूपी में अब नए मदरसों को कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान इस फैसले को पलटते हुए यह निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार अब वर्ष 2003 तक के आलिया मतलब हाई स्कूल स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी। नई मदरसों को मिलने वाले अनुदान के सारे रास्ते भी इस फैसले के बाद से बंद हो गए हैं। इस फैसले के बाद मदरसा बोर्ड अब अनुदान के लिए न्यायालय का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाएगी। पहले सरकार से अनुदान नहीं मिलने की स्थिति में मदरसा बोर्ड कोर्ट पहुंच जाते थे। उनकी दलील होती थी कि यदि जब वो सारे मानदंड को, सारे मानकों को वो पूरा कर रहे हैं तो उन्हें सरकार अनुदान क्यों नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश से पहले असम सरकार ने तो मदरसे को बंद करने का ही फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश ने तो केवल अनुदान रोका है। असम में मदरसों और संस्कृत सेंटरों को पारंपरिक स्कूलों में बदला जा रहा है और उत्तर प्रदेश में मदरसों को बंद करने के लिए शिया वक्फ बोर्ड ने प्रधानमंत्री को पहले पत्र भी लिखा था। शिया वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया था कि मदरसों में छात्रों को कट्टर बनाया जाता है। उन्हें वहां कुरान और हदीस की जो शिक्षा दी जाती है उससे वो कट्टर बनते हैं और काफिरों की हत्या करने को जायज मानने लगते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मदरसा शिक्षा को पूरे देश में खत्म कर देना चाहिए। क्या मदरसा शिक्षा छात्रों को कट्टर बनाते हैं, और जब संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सरकार धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार का फंड देना कितना सही है। और सबसे अहम ये कि अनुदान बंद होने के बाद भी मदरसों में क्या राष्ट्रगान गाया जाएगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, उससे परिचय कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कहने को मदरसे दीनी तालीम के केंद्र कहे जाते हैं, इस्लामिक तालीम के केंद्र कहे जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं कि मदरसे इस्लामिक चरमपंथी का केंद्र बनते जा रहे हैं। मदरसों में दीनी तालीम के नाम पर जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हिंदुस्तान को तबाह करने का नापाक मंसूबा पालने वाले कई इस्लामिक आतंकियों का सीधा संबंध न सिर्फ मदरसों से पाया गया, बल्कि मदरसों से कई आतंकी भी पकड़े गए। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई कि भारत को दीमक की तरह संक्रमित कर रहे रोहिंग्या और साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी मदरसों से संरक्षण मिलता रहा। मदरसों से आती इस्लामिक चरमपंथ की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाया और सबसे पहले योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया। अब योगी सरकार ने नए मदरसों को कोई भी सरकारी अनुदान नहीं देने की घोषणा की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव सरकार के फैसले को पलटते हुए ये निर्णय लिया। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार की नीति को खत्म किया, जिससे योगी सरकार के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अखिलेश सरकार ने 2013 में 2003 तक मान्यता पाने वाले सभी मदरसों को अनुदान देने के लिए नीति निर्धारित की थी। शुरुआत में 100 मदरसों को अनुदान देने की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 560 मदरसों को अनुदान मिल रहा है, और जबकि प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 16,000 से ज्यादा है। अनुदान के तहत इन मदरसों के शिक्षकों, कर्मियों का भुगतान किया जाता है। अब योगी सरकार ने घोषणा की है कि किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा, और इसके अलावा योगी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दे रही है। इसके पीछे सरकार की कोशिश है कि मदरसे चरमपंथी शिक्षा का गढ़ न बने, बल्कि मुख्य धारा की शिक्षा हासिल करें। अब देखना ये है कि क्या सरकारी अनुदान न मिलने के बाद मदरसे राष्ट्रगान गाएंगे। क्या बिना पैसा लिए मदरसा प्रबंधन और साथ ही वहाँ के छात्र राष्ट्र की वंदना करेंगे। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो मदरसों पे नजर है योगी सरकार की। पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया और अब वहाँ नए मदरसों को अनुदान देना बंद कर दिया है। अब नए मदरसों को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिल पाएगा। अगर वो अपने आप को चलाना चाहते हैं तो वो निजी तौर पे इसे चला सकते हैं। हालांकि इसके पहले 2003 के पहले वाले को मिलता रहेगा। जो पुराने मदरसे हैं
उनको अनुदान मिलता रहेगा और उनको सरकार जो है दूसरे तरीके से नियंत्रित करती रहेगी। फिलहाल हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। मेहताब उस्मानी हैं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, रमाकांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, और कपीस श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, और इसके अलावा एच एस रावत धर्मगुरु हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत कपीस जी से मैं करना चाहूँगा, कपीस श्रीवास्तव जी से, क्योंकि ये फैसला जो है समाजवादी पार्टी सरकार का था। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले 2017 में चुनाव थे और चुनाव में फायदे के लिए, ऐसा कहा जाए कि चुनाव में फायदे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति जो आप लोग करते रहे हैं कपीस जी, उसी से इस फैसले को जोड़ा जा रहा है कि 2016 में जाते जाते सरकार ने यह फैसला किया था और नए जो मदरसे थे उनको भी अनुदान देने का फैसला किया था और देना शुरू भी कर दिया था। 100 मदरसों को दिया भी जा चुका था। अब यह फैसला पलट गया है, योगी सरकार ने पलट दिया है। क्या आपकी सरकार विरोध करेगी? नेचुरली राजनीति है तो आप विरोध ही करेंगे, लेकिन मैं पूछूंगा कि विरोध का आधार क्या रहेगा? नहीं, हमारी सरकार नहीं विरोध करेगी, हम सरकार में कहा। नहीं, हाँ ठीक, हमारी सरकार का आप विरोध करेंगे, सरकार के फैसले का? जी, सरकार के फैसले का तो 100% विरोध है। हाँ, क्या किस आधार पर करेंगे? और इसलिए विरोध है, पहली चीज तो हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि हमारी पार्टी ने 2016 में जिन मदरसों को अनुदान पे रखा था वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। शिक्षालय क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? और क्या हमने संस्कृत विद्यालयों को नहीं दिया था? क्या उठा के देख ले, संस्कृत विद्यालयों को भी दिया था। अगर हमने उर्दू शिक्षक नियुक्त किए तो हमने संस्कृत के भी शिक्षक नियुक्त किए। समाजवादी पार्टी इनकी तरह कोरी राजनीति नहीं करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहे और करे ना, तो ये तो करते नजर नहीं आते। मैं तो एक बात ये कहता हूं कि अगर आप इस बात को भी कह लें कि मदरसों के अंदर जो है भ्रष्टाचार है, तो जिन मदरसों के अंदर भ्रष्टाचार है वहां पे जांच बैठाइए और वहां पर स्टे कर दीजिए उनके पैसे को। लेकिन आप ये कहेंगे कि अब नए मदरसों को हम अनुदान नहीं देंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? अभी तो मदरसे अगर मानक स्तर पर स्थापित हो रहे हैं तो उनको अनुदान क्यों नहीं मिलना चाहिए? संस्कृत विद्यालय को क्यों मिलना चाहिए? अन्य विद्यालयों को क्यों मिलना चाहिए? तो हम तो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर ये कहते हैं तो इनको जो है दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मदरसे दीनी ही काली तालीम नहीं देते हैं वहां पे, तो अब ये तो खुद ही कहते हैं कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। किसने मना किया है आपको? जब आप अनुदान दे रहे हैं तो आपको रेगुलेट करने की पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल आप उनको रेगुलेट कीजिए, आप उनको नई शिक्षा नीति से जोड़िए, इसमें किसी को कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं अब हम अनुदान नहीं देंगे। अरे आप अनुदान क्या देंगे? आपने तो मेन शिक्षा का बजट ही कम कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 5,500 करोड़ रुपए तो शिक्षा के बजट में कमी कर दी गई है। तो ये शिक्षा देने वाली सरकार नहीं है, ये 5 किलो अनाज वाली सरकार है जो चाहती है कि बधुआ मजदूर पैदा किए जाए, क्योंकि लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा, शिक्षा पढ़ने लगेंगे तो वो बेरोजगारी की बात करने लगेंगे, वो रोजगार मांगने लगेंगे। पढ़ने का मतलब जो है वो कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, शरिया कानून पढ़ना नहीं होता है कपीस जी। जो मदरसे में जो पढ़ाई हो रही थी उस पढ़ाई से नहीं, तो जो कह रहा हूँ कि दीनी तालीम के साथ, जिसे दीनी तालीम कहते हैं, चाहे हदीस हो, सुन्नत हो, कुरान हो, शरीयत हो, ये सब उसके हिस्से इस्लाम के। और हम ये दूसरी चीज कह रहे हैं कि इनके साथ साथ जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, कंप्यूटराइजेशन है और आपका अन्य शिक्षा है, गणित है, ये सारी चीजें तुम अब उसके अंदर आप ले करके इन्वॉल्व कीजिए उनको, आप उनको बढ़ाने का काम कीजिए। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अंदर भी देखिए क्या दयनीय स्थिति है। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको आरक्षित करने का काम उसके माता पिता का होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की जो सरकार है वो पंथ निरपेक्ष सरकार है, वो सारे पुत्रों को एक जैसी देखती है। बहुत अच्छी बात करी आपने पंथ निरपेक्ष पे आकर के बात करी, आपने धर्म निरपेक्ष नहीं कहा, ये अच्छी बात है, पंथ निरपेक्ष कहा आपने, जो सही ट्रांसलेशन। लेकिन इसमें भी अगर भारत की सरकार जो सेकुलर है, जो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, अभी तक ट्रांसलेशन उसका धर्मनिरपेक्ष ही, मैं उसी पे जाता हूँ, तो ये इसमें कहाँ बनता है कि किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पे वो अपना इंस्टीट्यूशन खोले और उसका अनुदान सरकार करे? तो सरकार अगर पैसा देगी तो सरकारी संस्थान ना हो गया ना वो, फिर तो सरकार जो आपको अपना धर्म की शिक्षा अगर देनी है, आपको अगर धर्म की शिक्षा देनी तो प्राइवेट रूप से निजी तौर पे दीजिए, उस पर तो कोई रोक नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आप सरकार के पैसे से चलाते हैं तो सरकार के नियम को पालन करना होगा ना।
तो ये मुकेश कुमार जी, पहली बात तो ये कि संविधान के अंदर अल्पसंख्यक विद्यालय स्थापित करने का एक्ट दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है और आर्टिकल दिया हुआ है। हाँ, 29 आर्टिकल 29 में दिया हुआ है। आर्टिकल 29 में दिया हुआ है। हाँ। और मैं ये दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि रेगुलेट करने का पावर है सरकार को, इसीलिए ना कह रहे हैं रेगुलेशन अलग बात है, कह रहे हैं कि आप अपना चलाइएगा तो अपने पैसे से चलाइएगा ना, कि आप सरकार के, देखिए ये तो जब 70 साल से होता आ रहा है वो गलत था। कहीं भी कोई भी सरकारी संस्थान जो चलता है सरकार के नियम कानून से चलता है। जी मेरी बात सुन लें कि उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं। हाँ। लेकिन उसमें अनुदान पे 7,000 मदरसे नहीं है, उसमें मुश्किल से जो है 750-800 मदरसे हैं। कपिल जी, अगर एक भी मदरसे को अनुदान दिया जाता है तो वो गलत है ना। अगर एक भी मदरसे को दिया जाता है जहां पर की बात सुन लें। हाँ, अनुदान, मैं तो वही बात कह रहा हूं, जिन मदरसों को आप अनुदान दे रहे हैं आप उनको रेगुलेट करने का पावर रखते हैं, आप उनको नई शिक्षा नीति से जोड़ सकते हैं, आप उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। आप उस अनुदान को ये करके नहीं रोक सकते हैं कि ये अल्पसंख्यक शिक्षा से, क्या आप संस्कृत विद्यालय पे भी रोक लगा देंगे? जहां वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती है क्या वहां पे भी आप रोक लगा देंगे? अंतर है दोनों में। आप अभी संविधान की बात कर रहे थे, मैं अंतर बता दूं आपको। नहीं, आपको अंतर बता दूं। आपने संस्कृत विद्यालय की तुलना, आपने संस्कृत विद्यालय की तुलना मदरसे से की है, दोनों अलग अलग चीज है। धर्म सापेक्ष नहीं, आप संविधान समझ लीजिए ना कपिल जी। कपिल जी पढ़े लिखे, मैं मानता हूं पढ़े लिखे आदमी हैं आप, बड़े तर्कपूर्ण बात करते हैं आप। संविधान की बात आपने करी, आर्टिकल 29 की बात आपने करी। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर अपने स्कूल खोलने के अधिकार है, शिक्षण संस्थान, लेकिन जो बहुसंख्यक हिंदू है उनको नहीं है। पता है नहीं आपको? तो वो सरकार खोलती है, आप अपना खोलिए, लेकिन सरकार अगर अनुदान दे रही है तो वो आपको नहीं करेगी। और असम में तो अब तो ये भी है, जो असम में तो मदरसों को भी बंद कर दिया गया, संस्कृत सेंटर को भी बंद कर दिया गया, नियमित स्कूल के तौर पे जो है उसे डेवलप किया जा रहा, ताकि सारे बच्चे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब आकर के सब चीज पढ़े। कुरान पढ़ना और हदीस पढ़ना है तो आप निजी तौर पे पढ़िए ना। स्कूल हो, उसके लिए सरकार स्कूल क्यों खोलेगी? अच्छा, अब एक हमें आप बता दो, जब आर्टिकल 29 इस बात को कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी वो खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, तो ये तो गैर विधिक है, ये तो संवैधानिक है। हाँ, संवैधानिक है। जिसके प्रश्न पर आप उठा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? खोलिए, खोलने पे कहाँ प्रतिबंध है? ये नहीं सुन तो लें। अरे पूरी बात आने दें मुकेश कुमार जी। मैं चूंकि बीन एडवोकेट भी आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके सामने कुछ तथ्यात्मक चीजें रखना चाहता हूं जो विधिक है। ठीक है, रखिए। ठीक है ना, मैं जो विधिक चीजें वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अगर आर्टिकल 29 ये बात कहती है तो नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल हमारे 36 से 51 तक के अंदर दिए गए हैं, उसमें राज्य को ये पावर है कि वो शिक्षालयों को अनुदान दे सकता है, और जिन शिक्षालयों को वो अनुदान देता है वहां पे वो रेगुलेट कर सकता है। बिल्कुल, ये विधि विरुद्ध नहीं है। बिल्कुल, कहा मैं कह रहा हूँ विधि, आप दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। जो बार-बार देखिए, ये केवल नहीं, आप तो नीति निर्देशक तत्व को आप डिफाइन कीजिए। अच्छे, नीति निर्देशक तत्व ये कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं कि संस्थान ही, कोई भी कानून भी बनेगा तो उसकी आत्मा का ध्यान रखा जाएगा। उसमें सेक्स के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कोई डिफरेंसेस नहीं किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व ये कहता है। नीति निर्देशक तत्व के तहत सरकार इस बात के लिए भाई साहब प्रेम्बल का कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 20 अब वो लोकतंत्र के विरुद्ध अभी आप देखिए 36 से, अरे कपिल जी आप तो संविधान पढ़े हुए हैं। अगर आर्टिकल 32 के अंदर जो है किसी के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराना हो तो आप आर्टिकल 29 जो है 36 के पहले आ रहा है कपिल जी। ये फैसला लिया कि मदरसे को हम ऐड करेंगे। अगर ये गैर विधिक आपको लग रहा है कि इससे किसी के मौलिक अधिकारों या समता के अधिकार का विलोपन हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 में एक याचिका लेकर के जाइए, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और तमाम लोग जा चुके हैं, लेकिन मदरसे को ऐड करना गैर संवैधानिक, गैर विधिक नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। इस पे तो अभी कोई कोर्ट में गया ही नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं। अभी तो आज ही कल का फैसला ही है, अब तो कोर्ट में जाएंगे ना। अभी तो कोर्ट में गया नहीं कोई, आप गलत बोल रही हैं। और आपको मैं साफ कर दूं, आपने अभी जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोला, वो 36 से 51 तक है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से लेकर के 35 तक है, और 29 वाले में, इसलिए दोनों का कहीं संबंध ही नहीं है ना, दोनों अलग अलग चीज है। आप दोनों को मिला करके कॉमन चीज कैसे कह सकता है? क्या छोड़िए, ये संविधान पे बहस नहीं हो रही है। रमाकांत मिश्र जी, रमाकांत नहीं, वो नहीं हो सकता। ये आप अगर धर्मनिरपेक्ष देश में आप कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं,
उस पर कपीस जी, तो केस भी नहीं लाया जा सकता। कपीस जी, आप कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं। नहीं, आप कहेंगे हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं और हम अपना अलग से धर्म के नाम पे अपनी संस्था भी खोलेंगे और सरकार फंड भी करे। अरे आपको धर्म के नाम पे खोलना है, अपने पैसे से खोलो, अपने पैसे से चलाओ ना। नहीं, कर रही है, बहुत सारी सरकारें कर रही है ना। यहाँ पर मौलवी को सैलरी भी दे रही है, वो भी गलत है। देखिए मौलवी को जो है उसको जो सैलरी मिलती है, जो दिल्ली सरकार दे रही, वो भी गलत है। धर्म के आधार पे, संस्कृत के आधार, संस्कृत को इसमें नहीं रखा जा सकता। वो आर्टिकल 29 के अंतर्गत नहीं आता है। संस्कृत आर्टिकल 29 में नहीं आता है, नहीं आता। रमाकांत जी, वैदिक स्कूलों को क्यों देंगे? वैदिक स्कूल 29 में नहीं आता, वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। वो 29 के था, स्पेशल स्कूल के कैटेगरी में नहीं आता है, वो अलग है। वो आप उस पर से खींच रहे तो उस पर से भी खींच लीजिए। नहीं खींचे क्यों? क्या वो उस दायरे में नहीं है ना, वो उस दायरे में नहीं है। वो सनातन काल से चला आ रहा है, वो सनातन काल से चला आ रहा है, वो इस दायरे में नहीं आता है, वो इस दायरे में नहीं आता है। आप खिचड़ी मत पकाइए आर्टिकलों का, ये खिचड़ी अब राजनीति की बात हो रही है, खिचड़ी पका रहे हैं आप। रमाकांत जी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं आप जाइए कोर्ट में, आप तो वकील हैं, जाइए कोर्ट में जाइए, इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाइए ना। जब सरकार ने कैबिनेट के फैसले को बदला है, कोर्ट कुछ नहीं कह सकती। देखिए सरकार कोर्ट में जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट के फैसले को बदला है, कोई नया फैसला नहीं लाया। एक सरकार ने फैसला किया, दूसरे सरकार ने बदल दिया, कोर्ट कुछ नहीं कहेगी इसमें। आप वकील हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। रमाकांत मिश्रा जी, इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं देखिए यहाँ पर जो हमारी सरकार ने किया था वो सबके लिए था। नहीं, आपकी सरकार ने किया था, क्यों किया था रमाकांत जी बताएंगे ना। रमाकांत जी बताएंगे आपकी सरकार ने क्यों किया था। रमाकांत जी बताइए। जी मुकेश जी, ऐसा है, यहाँ पर दिक्कतें कहाँ आ रही है? मतलब दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, जब पहले केवल मौलवियों की बात होती थी और पुरोहित की बात नहीं होती थी, जब केवल मदरसों की बात होती थी और संस्कृत विद्यालयों की बात नहीं होती थी। यहाँ पर मदरसे और संस्कृत विद्यालय को कपीस जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जो कि आप मदरसे को जो है सो संस्कृत विद्यालय से आप तुलना करेंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति, आप देखिए किस लिए आरोप लगता है। आज विद्यालय से किस सरकार नहीं करना चाहते हैं? अरे इसलिए नहीं तुलना होगी। संस्कृत विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में इंसान बनाया जाता है, मदरसे में आतंकवादी बनाया जाता है, इसलिए नहीं करेंगे तुलना। ये किसने किया? किसने किया कि आप देख, उदाहरण सामने है आपके, उदाहरण सामने में। ये कलाम साहब थे। नहीं, कलाम साहब थे क्या? जो भारत के राष्ट्रपति थे, वो आतंकवादी आप उनको कह रहे हैं? नहीं, वो पुरान, फिर आप मिक्स कर रहे हैं। तालिबान भी वहीं से बना है, आप बताइए ना। तालिबान किसने बनाया? तालिबान किसने बनाया बताइए ना। अरे तालिबान किसने बनाया? आप तो अब्दुल कलाम को लेकर के बैठ जाएंगे, जाकिर हुसैन को लेकर के बैठ जाएंगे, बोलेंगे प्रेमचंद भी वहीं से पढ़ के आए थे। आए तो थे, अरे आए तो थे वहां पे, लेकिन तभी वहां पर बिल्कुल, लेकिन तभी का मदरसा और अभी के मदरसे में बहुत फर्क है। तभी के अब्दुल कलाम आजाद भी वहीं से पैदा हुए। भाई साहब, मैं मानता हूँ वो उस जमाने का मदरसा, उस जमाने के मदरसे में और इस जमाने के मदरसे में जमीन आसमान का फर्क है। बंद करने की नौबत इसीलिए आ रही है ना, बंद इसीलिए किया जा रहा है। आप जबरदस्ती, आप चालान FIR के अंदर किया गया, अगर ये नहीं किया गया तो विसगमन नहीं करना चाहिए आपको। मैं विसगमन नहीं कर रहा हूँ, ये उदाहरण बता रहा हूँ आपको। बताओ भागलपुर, बांका, बिहार में मदरसे के भीतर में बॉम्ब बनाया जा रहा था कि नहीं बनाया जा रहा था? बताइए। जो पूरा मस्जिद उड़ गया, पूरा मस्जिद उड़ गया। या तो आप उन मदरसों को बंद कीजिए। अरे तो क्या कितने मदरसों की जांच करें? क्या इंतजार करें? तो इंतजार करें क्या? जहां बम, कहां बम, नहीं, मतलब बम फटने का इंतजार करें, जहां बम फटे वहीं पर बंद करें कि बम फटने से पहले रोक लिया जाएगा। भाई साहब, प्रिकॉशन है ये। अगर आप देश को बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो मदरसों को बंद करो, ये सही फैसला है और ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र जो है किसी भी धार्मिक संस्थान को फंड नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। देश में जहां भी है वहां भी बंद करना चाहिए। मौलवियों के वेतन को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि वो भी आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। खैर, हमारे पास और भी है। मेहताब उस्मानी जी, आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि यूपी सरकार ने सही फैसला किया है, या आप भी कपीस जी के साथ जाना चाहेंगे? सर देखिए, अगर यूपी सरकार ऐसे फैसले नहीं करेगी तो अगली बार सरकार कैसे बनाएगी? जब तक मुसलमानों को परेशान नहीं करेगी तो दोबारा सरकार कैसे बना लेगी? ये तो इनका एक अधिकार हो गया है कि जब तक बीजेपी मुसलमानों को परेशान नहीं करेगी तब तक इनकी दोबारा सरकार आएगी नहीं। इससे पहले सरकारें नहीं रही क्या देश में? इससे पहले मदरसे नहीं रहे देश में?
आप बताइए, एक जमाने से सरकारें चली आ रही है मदरसे पे, आज तक किसी ने नहीं कहा कि हम उंगली उठाएंगे। आज ही इससे आपके पहले मदरसे 8 से साल अब्दुल के कलाम निकलते थे भाई साहब, इसीलिए मदरसों पे उंगलियां नहीं उठती थी। जब से कसाब जैसे लोग निकलने लगे हैं तब से उंगलियां उठने लगी है। 8 साल के अंदर अंदर दुनिया की हर चीज मदरसे से निकलने लगी। आतंकवादी, उल्गाबाद, दुनिया की हर चीजें मदरसों से निकल रही, क्योंकि पाकिस्तान से निकला था अरे उसको सर, भी बोला मीडिया कसाब के जैसे, आप सामने अपने में दिमाग है। सेट कीजिए, कपीस जैसे मैं मैंने बोला कह रहा हूं, कसाब जैसे, मैं कसाब नहीं बोला मैंने। सामने में है, आप लोग दिमाग में सेट करके सामने बैठे हैं, में है। यही बोलेगा। साध्वी प्रज्ञा जैसे कहां से निकलते हैं? आप सुन लीजिए, सर, सुन साध्वी लीजिए। प्रज्ञा जो है माननीय सांसद हैं, संवैधानिक पद पे हैं और कोर्ट बरी कर चुकी है। आप पे अवमानना का मामला हो सकता है कपीस जी, आप पे अवमानना का मामला हो सकता है। वो माननीय सांसद है और कोर्ट ने बिल्कुल, आप किसी माननीय सांसद के बारे में इस तरीके से नहीं बोल सकते। उनके ऊपर FIR के अंदर अरे FIR तो किसी आरोप तो किसी के ऊपर लगा दीजिए, वो उनका मामला, वो डिफेंड करेंगे। अभी हमारे पास दूसरा डोमेन में चीजें हैं, उसको आप कह लेंगे। जो 154 CRPC में वो नेम्ड है, आप हटा लेंगे। आप अवमानना की नोटिस भाई साहब, उस पे अगर उस पे चर्चा करेंगे ना, उस पे चर्चा करेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कपीस जी, किसी के दामन साफ नहीं है पॉलिटिकल आरोप से। कपीस जी, दामन किसी के भी साफ नहीं है। पॉलिटिकल आरोप सभी पे लगे, पॉलिटिकल आरोप है ये पॉलिटिकल आरोप है। कोर्ट में साफ हो चुका है, कोर्ट से फैसला हो चुका है। आप इस पे बात ना करें, हम दूसरी बात पे, मुद्दा कुछ और है, आप ये बात कर रहे हैं। आज मेहताब जी, बात अपनी खत्म कीजिए। पूछिए, उत्तर देने के लिए भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मेहताब जी, मैं बात पूरी कर दूं अपनी। जी। देखिए, मदरसों पे तो टारगेट आप लोगों ने कर लिया, क्या उन आश्रमों को भी बंद करेंगे जिसमें एक बाबा ने 20 बेटियों का बलात्कार किया और उनको जेल में आप रोटी खिला रहे हैं बिठा के? वो आश्रम बंद करने की मांग उठाई किसी सरकार ने? नहीं। शिकायत आई है, कानून उसके हिसाब से कर रही है, आप उसमें क्यों? भाई मदरसा का भाई आश्रम में शिक्षा दी जाती है क्या? आश्रम में शिक्षा दी जाती है क्या? आश्रम में पढ़ाई होती है क्या? आश्रम को सरकार फंड करती है क्या? आश्रम को सरकार फंड करती है क्या? कहीं से कुछ भी बोल रहे हो? आश्रम को सरकार फंड करती है क्या? प्राइवेट है, आप भी खोलो ना। अरे आप तो सरकार के फंड से चलने वाले मदरसे में क्या क्या हो रहे हैं वो जाके देखो। आप बताइए, सरकार की नजर में नहीं है रावत, वो आश्रम सरकार की नजर में नहीं। बताइए कौन सा रावत जी, ये पूरी बात होने दो ना। हाँ ठीक है, चलो बात पूरी कर लीजिए, फिर रावत जी जवाब देंगे। जी, कितने आश्रमों की संपत्ति जब्त की है, कितने बाबाओं को फांसी पे चढ़ाया अब तक? एक को भी नहीं। आप उन जहां दिन रात रेप होते हैं जिन आश्रमों में, जिनमें करेंसी चलाते हैं, उन बाबाओं को आप जमानत दे देते हो। ये कहां से कानून है? और मदरसों को आतंकवादी कौन सी बीमारी है? उस्मानी जी, कीड़ा क्या है? आप ये राजनीति हमारे साथ ना खेलें। आप अपनी राजनीति अपने तक सीमित रखिए, उस पर नहीं बोलोगे। जिसने आतंकवादी पैदा किए कितने, और आज कितने गिनवाओ क्या आपको? कौन सा आश्रम ऐसा है जिसमें रेप नहीं होते? कौन सा आश्रम ऐसा है जिसमें रेप नहीं होते? माँ बहनों बेटियों की इज्जत लूटते हैं वो आश्रमों में। आप एक बार भी बोले बोला आपका उनके खिलाफ आप एक बार भी बोले, एक शब्द नहीं बोला आपने। की बात ले दी है, आश्रम का अनुदान लेते हैं, आश्रम के आतंकवादी बनाते हैं, भगवान आश्रम का सुसाइड बम्बर बनाते हैं, आश्रम का वो तालीम बनाने की बात की जाती है। भगवान को मारो, आश्रम बनाते हैं। कोई चीज ऐसी सिखाई जाती है क्या आश्रमों में? अरे ऐसी शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले उन आश्रम को उधर जलाइए, सब पे कोर्ट में उन सारे आश्रम डाला था, उधर जलाइए में फैले हैं आयातों को बंद किया जाए। और उन आयातों पर फिर बात सऊदी अरब के प्रिंस ने भी कहा इसकी इंटरवेंशन दोबारा होनी चाहिए। वो मदरसों में जिहाद सिखाते हैं, मत दिखाते हैं आतंकवादी, अलगाववादी सारे मिलेंगे आपको मदरसों की। अरे तो इसलिए मदरसों का अनुदान बंद होना चाहिए। मैं बहुत देर से सुन रहा था आप लोगों को। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट खतरनाक हुए? पता है नहीं, बोलना शुरू कर देते हैं। अब एक सवाल का अनुदान लेते हैं क्या? मेहताब आश्रम का जिहाद सिखाते हैं, मेहताब आश्रम जी, का मुसलमानों को मारना सिखाते हैं क्या? आपके यहाँ कुरान में सिखाते हैं उसमें बहु बेटियों की इज्जत कैसे लूटी जाती है। आश्रमों में यही सिखाते हो आप लोग यही सिखाते आश्रमों में, और फिर उनकी सेवा करते हो सरकारी, फिर उनको जेल में बिठा के सरकारी सेवा देते हो। मेहताब उस्मानी जी, मेहताब बिल्कुल एक सवाल रावत जी कराता हो, वो जाकिर नाइक भगोड़ा भाग्य जो धर्म परिवर्तन कराता था। एक जज किसी का चाहिए, जजेस किसी का जो सुबह शाम तक बकवास उनसे अच्छा है वो, इज्जत लूटने वालों से अच्छा है वो, उन दरिंदों से अच्छा है वो। अंदर
कॉमन सिविल कोड लाने की आवश्यकता है, इन मदरसों को बंद करने की आवश्यकता है, और जहां पर ये कुरान सिखाई जाती है, जिसमें जिहाद सिखाया जाता है। बेरोजगारी हटाने की बात करेंगे नहीं है, महंगाई रोकने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कि योगी की पुलिस जो है बच्चियों से बलात्कार करती रहेगी, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे? बंद कर देना चाहिए। बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है, लाउडस्पीकर उतारने की आवश्यकता है, मंदिर मस्जिद कराने की आवश्यकता है, और इनके मदरसे करने की आवश्यकता है। नहीं, और एक चीज और कपिल जी एक चीज भूल गए आप। बारी बारी से देखिए, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, सब एक साथ बोलेंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा। एक मिनट। 2 सीमेंट की फैक्ट्रियां आपने अदानी को दे दी, ठीक है, अदानी को 2 फैक्ट्रियां इसी में उलझा के दे दी, और कहीं चर्चा नहीं है। कपिल और जी, वो भी कौन सी? एसीसी सीमेंट, ठीक है कपिल, एसीसी दे दिया इन्होंने, जो प्रॉफिट दे रही थी। कपिल जी, कपिल जी ठीक है, कपिल जी इस पाकिस्तान पे में बात करेंगे, भेजा इस पे अभी जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ठीक है कपिल। मेरा सवाल उस्मानी जी से मेरा एक सवाल है। कपिल जी, दे दिया रावत जी प्लीज, रावत जी रमाकांत जी प्लीज, मैं उस्मानी जी से एक सवाल है। उस्मानी जी, क्या आपका भी कोई मदरसा है? क्या आप कोई मदरसा संचालित करते हैं? बिल्कुल संचालित करते हैं। हाँ, तो क्या उसका अनुदान बंद हो गया? उसको अनुदान लेते ही नहीं, हम नहीं लेते। तो क्या वहाँ पे राष्ट्रगान आपके मदरसे में होता है? डेली होता है। अड्डे झंडा भी इतना ऊंचा बुलंद फहराया हुआ है, तिरंगा फहराया हुआ है, अच्छी बात है। ये बिल्कुल, अनुदान आप बुलंद लेते है। नहीं थे कि आपका बंद हुआ? संघ में नहीं नहीं, होता हम था लेते ही पहले। नहीं, हम लेते नहीं, हम लेते हैं। सरकार की मर्जी है, हम जबरदस्ती नहीं करते सरकार से कि तो मांगने की जो लिस्ट थी उसमें आपके मदरसे का नाम नहीं है? नहीं लिया जी हमने। आपने मांगा कि नहीं, लिया। ये बताइए। आपको मिला नहीं, हमने मांगा ही दोनों अलग नहीं, अलग चीजें। हमने मांगा ही नहीं, आपने मांगा नहीं? श्योर? बिल्कुल नहीं मांगा, बिल्कुल श्योर ना? बिल्कुल श्योर नहीं मांगा आप ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं मांगते हैं बहुत लोग निजी तौर पे। सिखाने के लिए थोड़ी होता है अनुदान। ठीक है, अनुदान अगर अनुदान लेंगे तो जिहाद सिखाएंगे तो फिर तो एक्शन होगा ना, फिर कहीं ना कहीं बंद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो बताओ, ना मांगे तब भी प्रॉब्लम, मांगे तब भी प्रॉब्लम, सरकार दे तब भी प्रॉब्लम, ना दे तब भी प्रॉब्लम। अरे गुरुजी, उस्मानी जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि अब सरकार अपने पैसे से आतंकवादी बनाए। देखिए, सरकार अपने पैसे से आतंकवादी बनाए या कोई निजी तौर पे आतंकवादी बनाए, दोनों गलत है ना। तो इसलिए सरकार के हाथ में जो है वो तो है। तो मुकेश कुमार जी, मैं भी वही कह रहा हूँ आतंकवादी ये बना रहा है कि भाई साहब जो कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है, जिसकी जब बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आप जो रिजवी साहब ने जो 26 आयतों को हटा करके जो किया था, आप लोगों ने उन पे भी FIR कर दिया। भाई वो तो उसी 26 आयतों को लेकर के तो सारा बवाल चल रहा है। वो 26 आयतें हटा करके पढ़ाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी दिक्कत नहीं, पढ़ाइए उसमें। तो आप जो है उसमें मारने की बात कर रहे हो काफिरों को। तो भाई काफिर तो हम भी है ना भाई, तो हम अपनी जान की रक्षा के लिए कुछ तो करेंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि भाई लोग कट्टर नहीं हो। आपने कुरान पढ़ी है भाई आपके लिए तो हम भी काफिर ही है ना। अगर कोई नहीं, मूर्ति आप पूजा कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे ना। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहते रहे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहते रहे, हम तो नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आप वसीम रिजवी कल तक आपके लिए बहुत सम्मानित थे। नहीं, वसीम रिजवी जब तक 26 आयतों को अलग नहीं किया था कुरान से, तब तक बहुत सम्मानित थे आपके लिए। लेकिन जब उन्होंने हकीकत बता दी कि भाई ये 26 आयतें जो हैं वो कुरान के इमेज को खराब कर रहा है, और कुरान के इस 26 आयतों से जो है पढ़ने वाला आतंकवादी बन रहा है, लोगों को मारने और काटने की बात करता है, काफिरों की हत्या करने की बात करता है। जब उन्होंने ये बात कही तो आप लोगों ने उन पे FIR करा दिया। आप उनको भी जेल, उनको उनके गले की, उनके सर की कीमत लगा दी आप लोगों ने। 26 आयतें 1400 साल से पढ़ी जा रहे हैं, वही आयतें, ठीक है ना। और 1400 साल के दौरान 56 मुस्लिम कंट्री बन चुके हैं अब तक। तभी तो सारे कट के मर जाते अगर उसमें शिक्षा होती तो। टैक्स लगाए, जब हिंदुस्तान का नाश किया तभी पाकिस्तान बना, तभी अफगानिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तभी तो हुआ। वो आयतों की देन है। हिंदुस्तान पे जो आक्रमण किया वो आयतों की देन है। जो सोमनाथ मंदिर लूटा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण जन्मभूमि तोड़ी गई, वो उन आयातों की देन है। बिल्कुल, ये ज्ञानवापी का जो मामला है वो भी उसी की देन है, उसी 26 आयत की देन है। बिल्कुल को मार दोगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपको अभी पहली बात तो ये
कि आज तक कोई भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। ये संबंध ग्रहण और झूठी कहानी है, झूठी कहानी है ये मंदिर ग्रहण। ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बाबरी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है, आप देख ले। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। 2 दिन पहले ओवैसी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि अब ये 3000 से ज्यादा मंदिरों पे दावा, मस्जिदों पे दावा करेंगे। यानी वो मानते हैं कि 3000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। पता है उनको, आपकी सरकार की मानसिकता का उनको पता है। वो मानते नहीं है, वो बता रहे हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है। आज एक दोगे कल दूसरी पे खड़े होंगे। इन्हें तो ये विवाद चाहिए ताकि इनका वोट बैंक बना रहे। ये तो विवादों में डाल के जनता का ध्यान भटकाना तो चाहते आप हैं। सरकार से कहो ना कि भाई ओवैसी साहब की लिस्ट ले लें, एक ही बार में फैसला कर देंगे। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, एक ही बार कर लो जो भी आपको करना है, आर या पार। 3000 मस्जिदों की लिस्ट लो, एक बार कर लो जो करना है आपको। आप तो कह रहे हैं कोई है ही नहीं, तो फिर लिस्ट कहाँ से दोगे? आप तो कह रहे हो कि कोई है ही नहीं। आप तो कहते हो ना, आप तो कहते हो, आप तो किसी को भी कहते हो। नहीं तो आप तो उसको भी नहीं मानोगे ना फिर नहीं, विवाद तो फिर भी करोगे। अभी पहले बोल रहे थे ना कोर्ट के फैसले को मान लेंगे। देखो अभी तक आप कह रहे थे ना कोर्ट के फैसले को मान लेंगे। अब राम मंदिर में कोर्ट का फैसला है तो उसका भी विरोध हो रहा है ना। ये नया ट्रिक निकाला है आप लोगों ने। ये नया ट्रिक है कि आप कुछ मत करो, सीधे 4 लेडीज भेजो कोर्ट में और एक PIL डलवाओ और तुरंत उस पर जांच के आदेश करा दो सिविल कोर्ट से। ये आपने बहुत अच्छा फंडा निकाला है। अब अगर 5 आदमी किसी और मस्जिद पर डाले PIL, उसकी भी जांच करेगा। कोर्ट तो मना ही नहीं करता आपके किसी बात को। मतलब कोर्ट भी आपके हिसाब से चले, मतलब कोर्ट भी आपके हिसाब से चले। अब हिसाब से चल रहा है ना, हिसाब से चल रहा है ना उस्मानी हिसाब से चल रहा है। आपके हिसाब से तो चल रहा है ना सर, हमारे हिसाब से ना चले। प्रूफ चाहिए होता है, सही चल रहा है ना। आपने PIL पे सवाल उठाए कपिल जी, क्या आप सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये यही हो रहा है जैसे मेहताब कह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक बात ये जान रहा हूँ कि जो चीज कानून सम्मत चल रही थी उसको आपने बदला है। और अगर आपको इतना लग रहा था कि ये कानून सम्मत नहीं था तो पिछले 5 साल क्यों आप जारी किए हुए थे? और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि सारे फैसले एक ही दिन में आप थोड़ी लोग हो कह रहे हैं जाएंगे। इस बात, मुकेश जी सुन लें। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने खुले तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी यहाँ पैदा होते, तो ये देश की सरकार क्या करे? कितने मदरसों के क्या जब जागो तब सवेरा भाई। इससे पहले अभी भी सवेरा नहीं हुआ। अभी असम सरकार ने किया ना। अभी तो सरकार असम में भी सारे मदरसे बंद कर दिए गए। SSP को जो हत्यारा SSP है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। कपीस जी, असम में मदरसे बंद कर दिए गए। 1 मिनट कपीस जी, आप पॉलिटिकल आदमी हैं। असम में भी सारे मदरसे बंद कर दिए गए, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी वहां पर नहीं है तो आपने विरोध नहीं किया। आप अगर बोलते हैं कि नहीं ये सामाजिक समस्या तो विरोध करना चाहिए ना आपको। आप असम के मामले में विरोध नहीं किया, यूपी में पॉलिटिक्स करनी है आपको तो यूपी का विरोध करना है। मेरी बात सीधी सी है, सुनिए जी। हमारा वहां कोई संगठन नहीं है। और दूसरी बात, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि मदरसे, संस्कृत विद्यालय और वेद विद्यालय ये कोई देश के लिए बुरे नहीं। संस्कृत विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है भी होने चाहिए। देखिए, असम की सरकार ने तो संस्कृत विद्यालय भी बंद किए। असम की सरकार ने संस्कृत विद्यालय भी बंद किए हैं। संस्कृत एक लैंग्वेज है। असम की सरकार ने ये भी गलत काम किया है। नहीं, असम नहीं, तभी तो सरकार ने ये भी गलत काम किया है। कोई गलत नहीं, आप लोग कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं। आप एक चीज बताइए कपिल जी, ठीक है कपिल जी, एक चीज बताइए कपिल जी। विद्यालय ही खोलने तो और खोलिए, और जिसको जहां अपने बच्चे पढ़ाना होगा पढ़ाएगा। नहीं कपिल जी, आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप मदरसे में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्या आपने उसको कभी दूसरा ऑप्शन दिया है कि आपके पास मदरसा है और आपके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल है या दूसरा जो है शिशु विद्यालय है, आप इनमें से किस में जाना चाहते? आप तो जबरदस्ती थोप देते हैं वहां पे। जो बच्चे देखिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे काफी, हाँ बोलिए। मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त, ठीक है, लेकिन उन मुस्लिम दोस्तों ने स्वयं निर्धारित किया है कि कौन किस स्कूल में किस बच्चे को पढ़ाना है। उन्हें जो जहां पढ़ाना चाहता वहां पढ़ाता है, इसमें कौन सा विवाद है? और कोई ये चाहता है कि हम अन्य तालीम के साथ तालीम देंगे, आपके दीनी भी तालीम दे रहा है, उसमें आपकी क्या बुराई है? कोई भी धर्म एक दूसरे की बुराई ना करे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मुसलमान, मैं भी जानता हूं, मुसलमान का बच्चा भी जो मदरसे में पढ़ रहा है मजबूरी में पढ़ रहा है, क्योंकि आप उसको वहां पर जबरदस्ती डाले हुए हो।
उनको अगर आप ऑप्शन दोगे कि भाई इसलिए दूसरा जाना स्कूल हुआ, भी उसके है, माता-पिता को दूसरा जबरदस्ती स्कूल अगर उसके पास ऑप्शन होगा तो वो बच्चा भी मदरसे में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके ऑप्शन बंद है। देखिए मदरसे में बच्चों जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, उनको भी आप पढ़ाइए ना, मुख्य धारा में लाइए। सरकार वही कर रही है ना। बंद करने का मकसद क्या है? बंद करने का मकसद है मुख्य धारा में लाना, दूसरे सरकारी स्कूलों में डालिए, प्राइवेट स्कूल में डालिए। अगर आपको मदरसे में नहीं डालना, सरकारी स्कूल है ना, उन मदरसों को सरकारी स्कूल में बदला जाएगा, आप उसमें डालिए ना। जो सिलेबस चल रहा है, जो दुनिया जिस तरीके से जा रही है उस तरीके में बनिए। आप बोलिएगा कि हम हदीस ही पढ़ेंगे, शिक्षक आप भर नहीं पा रहे हैं, नए शिक्षक नए तो उसके लिए मांग कीजिए ना, उसके लिए सरकार की आलोचना कीजिए, शिक्षक के लिए मांग कीजिए। 5,000 करोड़ का बजट ठीक कम है, कर तो दिया आपने, पूरे देश के अंदर जो है 30,000 करोड़ रुपए शिक्षा के बजट को कम कर दिया। ठीक है, ये विरोध में मान गया, सही है आपका, ये जायज है आपका, ये जायज, आप ये मांग कीजिए, ये अच्छी बात है। देखिए ताकि कोई भी आदमी शिक्षित ना होने पाए, वरना बदुआ मजदूरी भाजपा की कैसे करेगा? 5 किलो का अनाज यही कैसे बात है, उठाएगा? ये बात आप कह रहे हैं, यही बात आरोप भी है, क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो है मौलवी का गुलाम होता है, मुस्लिम लीडर का गुलाम होगा। वो अगर पढ़ लेगा, अंग्रेजी जान जाएगा, विज्ञान जान जाएगा, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। जिन बच्चों को आज मदरसे में पढ़ा रहे हो ना, वो बच्चे अगर अंग्रेजी स्कूल में आपकी बात नहीं मानेगा, तो आपको मदरसे में पढ़ा करके वोट बैंक तैयार करना है। मदरसा में कोई पढ़ना नहीं चाहता, मदरसे में कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप जबरदस्ती डाल रहे हो उसको। सरकार ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आप इसको इतना बड़े वैज्ञानिक बनते, वो भी मदरसे से ही निकले थे। अंग्रेजी की भी तालीम उसमें दी जाती है। गिनती के चार लोग जिस जमाने की बात आप कर रहे हो ना कपीस जी, जिस जमाने की बात कर रहे हैं ना, वो जमाने की मदरसे में, आज के मदरसे में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। प्रेमचंद भी वहीं से निकले हैं। क्योंकि पहले इतनी जहर की मानसिकता नहीं थी, और ना इतनी जहर की मानसिकता का जो है प्रचार और प्रसार होता था। तो जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हो ना, बच्चों को क्यों सजा दे रहे हो? नहीं बच्चा, तभी तो चैनल नहीं था ना। कि जो आदमी ये कह रहा हो कि मदरसे में जो है आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, उसको तो मैं सबसे पहले कहूंगा भाई, तो जिनको आप जिन बच्चों को, उस बच्चे को क्या पता है, उस बच्चे को क्या पता है, उस बच्चे को क्या पता है, आप कपीस जी बार बार कह रहे हो, अरे उस बच्चे को क्या पता है कि आप काफिरों को मारने की बात सही है या गलत है? वो तो वही पढ़ के बड़ा हो रहा है ना, वो क्या करेगा बड़ा होकर के? हम और आप कैसे जिंदा हैं? और हमारा आप इसलिए हम मुसलमान हैं, उसके अलावा जितने हैं मुसलमान, उनकी कत्ल कर दे रहे हैं। आपके परिवार में कितनी कत्ल हो गई? हमारे परिवार में कितनी कत्ल कर दिया? ये मिश्रा जी बैठे, इनके परिवार में, ये रावत साहब बैठे, कितना इनके परिवार में मुसलमानों ने कत्ल कर दिया? जम्मू कश्मीर याद है? जम्मू कश्मीर याद है कप्तान जी आपको? तो आज हो रहा है जम्मू कश्मीर आज हो रहा है। आपको सुरक्षा कोई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पोस्टर लगाने के लिए। आप जवाब सुन लीजिए ना, आपने पूछा है तो बीजेपी वाले जवाब दे रहे हैं ना। अदानी को अमीर बनाओ, बेरोजगारी पे अदानी ना होने पर। ठीक है, इसमें भी बात कर लेंगे, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा, समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब उस्मानी जी आपका, एच.एस. रावत जी आपका, रमाकांत मिश्रा जी आपका और कपिल श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े अपनी अपनी बातें रखें, लेकिन जो बात मदरसे को बंद करने को लेकर के शुरू हुई थी वो तब तक जारी रहेगी जब तक देश के दूसरे मदरसे यानी दूसरे राज्यों में जो भी मदरसे चल रहे हैं वो मदरसे भी खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारे संविधान का है उस संविधान के स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है कोई भी मदरसा या कोई भी धार्मिक संस्थान सरकार के पैसे से नहीं चलना चाहिए। इसका विरोध हम आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यूपी में बंद हुआ है, असम में बंद हुआ, उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके से मदरसे को बंद किया जाएगा और सरकारी पैसे से चलने वाले किसी भी धार्मिक संस्थान को बंद किया जाना चाहिए या उसका फंड जो है सरकार बंद करे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।